नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। नीतीश कुमार ने आज 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव समेत एनडीए शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री शपथ के साक्षी बने। नीतीश कुमार के साथ भाजपा से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। नीतीश के नए मंत्रिमंडल में बीजेपी के 14, जेडीयू के 8 और अन्य सहयोगी दलों के विधायकों ने शपथ ली। नए मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार ने जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा है। शपथ लेने वाले 26 मंत्रियों में 5 दलित, 4 वैश्य और 3 कुर्मी समाज के मंत्री हैं, तो वहीं सवर्णों में 4 राजपूत, 2 भूमियार और 1 ब्राह्मण समाज से मंत्री बनाया गया है। अब ये तो हुई मंत्रिमंडल में जातिगत समीकरण की बात, लेकिन इसके अलावा 10वीं बार मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार के सामने इस बार चुनौतियां कई सारी रहने वाली हैं। दरअसल बीते 2 दशकों से नीतीश मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन 20 सालों में मुख्यमंत्री रहने के बावजूद बिहार गरीबी, बेरोजगारी और पलायन जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। अपराध नियंत्रण, इंफ्रास्ट्रक्चर, विकास और सामाजिक योजनाओं में सुधार हुआ है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय देश की औसत से कम है। अपराध पर नियंत्रण नीतीश सरकार के लिए उतनी ही बड़ी चुनौती है जितना बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास और सुधार। इसके अलावा एनडीए गठबंधन ने अपने संकल्प पत्र में जनता से बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाओं का वादा किया है। इनमें खास तौर पर 1 करोड़ सरकारी नौकरियां और 1 करोड़ 41 लाख जीविका दीदी योजना के तहत किया गया वादा, जिनके खातों में फिलहाल 10,000 रुपए जमा कराए गए हैं। नीतीश कुमार के लिए ये वादे बड़ी चुनौती साबित होने वाले हैं। बिहार आज भी सबसे पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आता है। अब नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री हैं। नीतीश के सामने वादों का पहाड़ है। रोजगार पलायन रोकना, अपराध पर नियंत्रण और जो 1 करोड़ सरकारी नौकरियां जीविका दीदियों से किए वादों को पूरा करने की चुनौती नीतीश के लिए किसी अग्निपथ से कम नहीं है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर नीतीश इन चुनौतियों से कैसे निपटेंगे। इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो सुनाते हैं। बिहार के लिए आज बहुत बड़ा दिन। नीतीश जी के नेतृत्व में आज जो सरकार का गठन हुआ है, मंत्रियों ने शपथ ली है, मेरी ओर से सबको शुभकामनाएं। बिहार विकास के रास्ते पर बहुत तेज गति से दौड़ेगा, ऐसी हम शुभकामनाएं देते हैं, ऐसी अपेक्षाएं भी है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां भी डबल इंजन की सरकारें बन रही हैं, वो सुशासन स्थापित कर रही हैं, विकास स्थापित कर रही हैं, पारदर्शिता के मानकों पर चलते हुए नित नए नए आयामों को स्थापित करने का काम एनडीए गठबंधन और डबल इंजन की सरकारें कर रही हैं। बिहार में क्योंकि जिस अपेक्षा से, आशा से बिहार की जनता ने यहाँ पर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है, उसी प्रचंड गति से बिहार का विकास भी आगे बढ़ेगा। चलिए, तो नीतीश कुमार की शपथ तो हो गई और ये किसी अग्निपथ से कम नहीं है। क्यों नहीं है? हमने बहुत सारी बातों का जिक्र किया और देखना पड़ेगा। 1 करोड़ नौकरियों की यदि बात हो जाती है, जीविका दीदियों को यदि 10,000 रुपए दिए हैं तो 2 लाख का वादा भी एक चुनौती है। विकास भी करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक सुधार की भी चुनौती है। महिला रोजगार योजनाएं हैं, अति पिछड़ा वर्ग को आर्थिक मदद की बात है। इसके साथ ही बिहार केंद्र पर 75% निर्भर, जबकि खुद की आय मात्र 25%। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो किसी चुनौती से कम नहीं है। अब क्योंकि भरपूर आशीर्वाद मिला जनता का और उसके बाद 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो जिम्मेदारियां भी उनकी बहुत ज्यादा बढ़ती हैं। हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। वरिष्ठ पत्रकार हैं संतोष सहाय। संतोष जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। राजनीतिक विश्लेषक हैं डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित। इंदुकांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक मनीष कुमार गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत संतोष जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी। संतोष जी, आखिरकार 10वीं बार मुख्यमंत्री बन गए हैं नीतीश कुमार, और वो प्यार, आशीर्वाद, जनता का वो विश्वास, वो सब कुछ दिखा जो आज इस जिम्मेदारी पर एक बार फिर से एक पूरा नेतृत्व वो बिहार का करेंगे। हमें ये समझना पड़ेगा उनके मंत्रिमंडल में जिन लोगों को जिम्मेदारियां दी गई हैं वो तो अपना काम करेंगे ही, लेकिन सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा दारोमदार नीतीश कुमार के खुद कंधों पर है। क्यों है? क्योंकि जीविका दीदियों की मैं बात करूं, मैं महिलाओं की बात करूं, हम आगे वाले समय में और ज़्यादा विकास की बात करें,
1 करोड़ नौकरियों की बात करें, ये वो वादे हैं जो किसी चुनौती से कम नहीं हैं, जिन्हें अब आपको समय पर पूरा करने के लिए आपको दिखाना ही होगा, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो बहुत बड़े वादों में शुमार थी, जिनका पूरा होना ज़रूरी है। कैसे देखते हैं, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं नीतीश कुमार के लिए? देखिए राखी जी, नीतीश कुमार जी आज पिछले 20 वर्षों से कम मुख्यमंत्री तो हैं, और नीतीश कुमार जी को बिहार वासियों ने जितना समझा है, जितना देखा है, नीतीश कुमार जी जो कहते हैं वो करके रहते हैं और कर भी देते हैं। जहां तक इस बार का सवाल है कि नीतीश कुमार जी ने लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं को दिया है 10-10 हजार रुपए, ये कहते हुए दिया है कि अगर आपका रोजगार, इससे आप रोजगार करें, अगर आपका रोजगार सही चलेगा तो आपको फिर से 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक तो ये हो गया। लेकिन जहां तक 1 करोड़ नौकरी का सवाल है, तो राखी जी 1 करोड़ नौकरी नीतीश कुमार जी 5 साल में सरकारी नौकरी जेनरेट नहीं कर सकते हैं। ये रोजगार से उनको जोड़ना होगा, उनको रोजगार सृजन कराना होगा, चाहे कृषि आधारित उद्योग पे हो, चाहे किसी और उद्योग पे हो। और जहां तक है, बिहार में पर्यटन की संभावना अत्यधिक है। अगर उन संभावनाओं को नीतीश कुमार जी धरातल पे लाते हैं, बिहार के कई एक ऐसे जगह हैं जहां जिनको पर्यटन उद्योग से जोड़ा जा सकता है, और अगर ऐसा किया जा सकता है तो नीतीश कुमार जी संभवतया 1 करोड़ तो नहीं, लेकिन 50 से 60 लाख 75 लाख तक वो रोजगार दे सकते हैं। जहां तक सरकारी नौकरी का सवाल है, तो पूरे बिहार में क्या, पूरे भारत में महज कुछ परसेंट जो नेग्लिजेबल है, 2 या 3% तक आता है, 2.49% है या 3% है, उतने दूरी में ये आता है कि उतने लोग नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं। तो ये तो असंभव है कि नीतीश कुमार जी 5 साल में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी दे देंगे। वो अगर रोजगार का सृजन करते हैं, रोजगार से लोगों युवाओं को जोड़ते हैं, तो वो भी एक अच्छी पहल होगी। जी राखी जी। ठीक है, वापस आऊंगी। इंदुकांत जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी, सुन पा रहा हूँ। कई सारी चुनौतियां हैं, 10वीं बार मुख्यमंत्री बन गए हैं, बहुत सारे ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिस पर खरा उतरना है। जैसे कि संतोष जी भी कह रहे थे, 1 करोड़ नौकरियां देना और रोजगार में लगातार आगे आना, पलायन को रोकना, महिलाओं के लिए जीविका दीदियों को जो भी सौगात थी, उसके बाद आगे की भी जो चुनौतियां हैं, इन्हें कितनी बड़ी चुनौती नीतीश कुमार के लिए आप देखते हैं? राखी जी, सबसे पहले तो देखिए, ये अवसर उनको जो मिला है 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने का, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। इसके लिए उनको आपके चैनल और आपके लोगों के माध्यम से हम लोग बधाई देते हैं। और देखिए, नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जिन्होंने तमाम एडवर्सिटीज में भी अपने लक्ष्य को हासिल किया है। उसका एक बड़ा उदाहरण है शराबबंदी। उसमें खामियां लोग 10 निकाल सकते हैं, लेकिन इतने बड़े रेवेन्यू लॉस के बाद भी उन्होंने उतने को उस पर कायम रखा। इतने आरोप प्रत्यारोप के बाद भी, इतनी आर्थिक समस्याओं के बाद भी उन्होंने उससे बिल्कुल कोई समझौता नहीं किया। हाँ, उसमें सुधार की आवश्यकता है, यह तय है। जहां तक जो रोजगार के नाम पे 10,000 रुपए दिए गए और 2 लाख तक और देने की बात है, ये सारी चीजें नीतीश कुमार इसके खिलाफ रहे। मैंने कई बार आपके भी कहा और जगहों पे भी कहा, किसी भी ढंग के फ्री बीज के खिलाफ रहे नीतीश कुमार। इवन फॉर दैट मैटर बीजेपी, जो उनका मेन अलायंस पार्टनर है, बड़ा सीनियर, वो भी इसके खिलाफ रहा है। लेकिन राजनीतिक मजबूरियों के चलते चुनाव की ईद पे उनको ये करना पड़ा। अब इस चीज को इम्प्लीमेंट करना उनके लिए निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी चुनौती है। वो कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, उसमें कुछ शब्दों का खेल भी है, शब्दों का जाल भी है। जो उन्होंने कहा था कि जो लोग अपने जो उसकी प्लानिंग है, जो योजना है, उसके अनुसार उसको लेके आगे बढ़ेंगे, सिर्फ उनको 2 लाख तक दिया जाएगा। जो उसका उपयोग कर पाएंगे, जिस दिशा में तय किया गया है कि रोजगार सृजन के लिए करना है, उसका दुरुपयोग ना हो, कहीं और उपयोग ना हो, तो ऐसी संख्या बहुत लिमिटेड निश्चित तौर पर पाई जाएगी। हाँ, ये बहुत सौभाग्य की बात है कि अगर बिहार में जितने लोगों के, जितनी महिलाओं के खाते में ये पैसे दिए गए, वो सारे रोजगार सृजन में सफल हों और लोगों को, 10 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों को नौकरी दें, तो सबको पैसा देना कोई भी दुरूह कार्य नहीं है। उससे तो रोजगार सृजन का एक रिकॉर्ड बन जाएगा बिहार में। और जहां तक रोजगार की बात है, इस सरकार ने
और एनडीए गठबंधन ने पहले ही साफ कर दिया था कि हम सरकारी नौकरी नहीं देंगे, हम इतने रोजगारों का सृजन करेंगे। ऑन दी अदर हैंड माननीय तेजस्वी यादव ने कहा था कि हर घर में हम रोजगार देंगे, तो नौकरी देंगे। तो ऐसे में रोजगार सृजन 1 करोड़ तक करने का एक लक्ष्य रखा है 5 वर्ष में। अगर इन्होंने कर दिया तो निश्चित तौर पे बिहार के लोगों के हित में होगा, सरकार के भी भलाई में होगा। और 20 वर्ष तक काम करने के बाद भी नीतीश कुमार के राज्य में लगभग 40% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, बहुत कम उनकी एनुअल आय है। ऐसे में अगर इतने लोगों को रोजगार दें तो अच्छा होगा, उनके लिए भी यशकारी होगा, क्योंकि संभवतः यह उनका आखिरी कार्यकाल होगा। जी ठीक है, मनीष जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। मनीष जी, एक बार फिर से 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है नीतीश कुमार ने। बिहार की जिम्मेदारी, कई सारी बड़ी चुनौतियां उनके सामने हैं, बिल्कुल होंगी, क्योंकि नौकरी की बात हम कर रहे हैं, पलायन को रोकने की हम बात कर रहे हैं, महिलाओं को जो उन्होंने एक सौगात दी उसमें कितना आप और उन चीज़ों को बढ़ाते हैं, उन वादों को पूरा करते हैं। इन सारी चुनौतियों को देखें तो आप कैसे देखते हैं और कैसे वो इस चीज़ को निकाल कर ले जाएंगे? और इससे भी बड़ा सवाल है, सरकार के साथ तालमेल बनाना, जिन लोगों को जिम्मेदारियां दी गई हैं, ये भी एक किसी चुनौती से कम नहीं होगा। देखिए, मैं समझता हूँ बीजेपी के पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल टीम वर्क है कि वो किसी भी मिसमैनेजमेंट को तो नहीं होने देंगे, पहली बात। ठीक है, अब बात आती है 10,000 वालों को 2 करोड़ या 2 लाख रुपए देने हैं। तो उसमें भी जो मेरे से पहले इंदुकांत जी बोल रहे थे, बिल्कुल ठीक बोल रहे थे कि उसमें थोड़ी सी शब्दों की बाजीगरी भी है। और मानो 1-आध लाख 10-20 लाखों लोगों को मिल भी जाए तो ये कोई दिक्कत नहीं होगी, अल्टीमेटली घूम फिर के सरकार के पास ही आएगा। इनमें से अगर 10% भी व्यापार कर पाए, आप सरकार उम्मीद कर रही है कि 10,000 रुपए से व्यापार शुरू हो जाएगा। 10,000 रुपए से सिर्फ ठेली लग सकती है, छोटा मोटा काम हो सकता है। अगर 2 लाख मिल जाते हैं और 100 में से 10 लोग भी व्यापार कर पाए तो भी ये बड़ी बात होगी, सरकार की जीत हो जाएगी। और इसको देने में सरकार धीरे धीरे प्लानिंग बनाते में, डिस्ट्रीब्यूट करते में 1-2 साल लगा देगी। तो मैं समझता हूँ ये मुद्दा ठंडा हो जाएगा। और मैं सोचता हूँ इतना ही कार्यकाल नीतीश बाबू का है, क्योंकि 2 साल बाद कोई ना कोई नया मुख्यमंत्री आना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूं, चाहे वो भाजपा के कोटे से आए चाहे जदयू कोटे से आए। अब तीसरी बात, जो समझिए सरकार ये करने वाली है, सरकार क्या करने वाली है? सरकार, इन्होंने वायदा किया कि हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज लाएंगे, यहां काम होना शुरू हो जाएगा। अगर एक जिले में आप आधे जिलों में भी मेडिकल कॉलेज ले आते हैं, 10-15 मेडिकल कॉलेज अगर ले आते हैं तो एक बड़ी बात है। आपको बताऊं, ये नेशनल एजेंडा है। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना सरकार का नेशनल एजेंडा है। वो ऑटोमेटिकली उस एजेंडे बिहार फिट बैठता है। अगर उन्होंने बिहार में 8 मेडिकल कॉलेज खोल दिए तो बहुत बड़ी विजय सरकार को होगी, ऐसी लैंडस्लाइड विक्ट्री द्वारा मिल जाएगी। इसके बाद ये कह रहे हैं कि 4 शहरों में मेट्रो लाएंगे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप मेट्रो का आपने प्रपोजल पास कर दिया, वहां से आपके सारे पैसे खर्च नहीं हुए, आपने टेंडरिंग कर दी, काम शुरू कर दिया, तो अगले 5 साल मेट्रो बनेगी। धीरे धीरे फंड थोड़ा थोड़ा निकलता रहेगा, काम चलता रहेगा, लेकिन आपका वायदा पूरा हो जाएगा। आप मुफ्त राशन की बात कर रहे हैं, ऑलरेडी चल रहा है। 125 यूनिट फ्री बिजली की बात कर सकते हो, पॉसिबल है, केजरीवाल ने कर दिया, वो भी कर सकते हैं। किसान सम्मान निधि को बढ़ा के 9,000 करेंगे, कर देंगे। हर जिले में फैक्ट्री और 10 नए औद्योगिक पार्क, ये वो बात है जिस पर बीजेपी काम करेगी। अगर आप सोचते हैं इंडस्ट्रियल पार्क बना दें तो शहर के बाहर खाली जमीन है उसको एक्वायर करेंगे, किसानों को भी लाभ हो गया, उस पर उन्होंने इंडस्ट्रियल पार्क बना के अगर कोई टैक्स बेनिफिट लॉन्च कर दिया या ईओयू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जोन बना दिया, उनको एक्सपोर्ट बेनिफिट देने शुरू कर दिए, तो बिहार की काया पलट जाएगी। और मैं आपको बता दूं, ये वो लाइन है जिस पर सरकार बैंक कर रही है, सरकार इस पर ही काम करेगी। अगर आपने हर एक जिले में फैक्ट्री, और हर जिले में फैक्ट्री कितना बड़ा काम है, मैं समझता हूं बिहार के हर जिले में 2-4 फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो बंद पड़ी हैं, और एक सरकार कार्य योजना बना के इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को या इस तरह के लोगों को लगाकर एक अधिकारी को एक फैक्ट्री की जिम्मेदारी दे दी जाए, तो मैं आपको गारंटी करता हूं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा ये फैक्ट्री जिंदा की जा सकती है। और इनसे सरकार वापस रेवेन्यू कमाने लगे, टैक्स कमाने लगे, एम्प्लॉइयों को वहां पर लोकल लोगों को रोजगार देने लगे। तो सबसे बड़ा जो काम है, जो रोजगार वाली, जो 1 करोड़ वाली सरकारी नौकरी रोजगार है, वो सब यही खबर होता है
कि 10 इंडस्ट्रियल पार्क, देखिए लॉजिस्टिक पार्क बनाना सरकार को वैसे भी उसकी नेशनल जिम्मेदारी है, गडकरी जी इस पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो जाहिर है ट्रांसपोर्टेशन अगर होगा तो बिहार में भी होगा, तो बिहार में भी लॉजिस्टिक पार्क बनेंगे, वेयर हाउसेस बनेंगे, इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे। तो वो बिहार की जो डेवलपमेंट का रास्ता है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन से जाएगा। तो आप 2 लाख रुपए की बात छोड़ दीजिए, सरकारी नौकरी की बात छोड़ दीजिए, किसान सम्मान निधि कर देंगे, 50 लाख मुफ्त मकान बनाएंगे गरीबों के लिए मकान। तो मोदी जी पहले अपने नेशनल स्कीम बना रहे हैं, तो वो उनको एक कवर हो जाएगा। तो आप देखिए इनका जो चुनाव घोषणा पत्र था ये बहुत बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन किया था, जिसमें आधा काम सरकार को पहले ही करना था। तो अब इनका मेजर जो फोकस है मेट्रो, मेडिकल कॉलेज बनाना, और इसके बाद हर जिले में फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल पार्क, बस इतना ही देते काम हो जाएगा। जो 10-10 हजार वाली योजना है उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि लोगों को जब जॉब मिलनी शुरू होगी, आप सोचिए अगर एक जिले में 2 फैक्ट्री का मतलब कम से कम 30-40 हजार लोगों को नौकरी, और 30-40 हजार लोगों को नौकरी, तो वहीं आसपास एंसिलरी इंडस्ट्री लेंगे तो कम से कम 30-40 हजार लोगों को अपना व्यवसाय, जो अगर एक आदमी 2-2, 3-3 लोगों को नौकरी देगा तो कम से कम 1.5-2 मैं समझता हूँ 1 लाख लोगों की व्यवस्था हो सकती है। ये बड़ा टारगेट है। अगर ये हो गया, इंडस्ट्रियल पार्क और फैक्ट्रीज, ये 1-1, 2-2 की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 5-5, 10-10 फैक्ट्री। ठीक है, अगर मनीष जी, मानो जैसे देखिए आपको याद होगा बंगाल में सिंगूर में फैक्ट्री टाटा लगा रहे थे, टाटा ने फैक्ट्री, ममता बनर्जी ने फैक्ट्री नहीं लगने दी, आंदोलन कर दिया, और वो फैक्ट्री चली गई सानन। पहलों पे नैनो बनी, नैनो बनने के बाद दूसरी गाड़ी बन रही है। पूरे क्षेत्र का ऐसा विकास हो गया जिसका कोई जवाब नहीं। वो विकास होने में 10 साल का वक्त लगता है सिर्फ, लेकिन पहले 2 साल में उसकी स्थिति दिखाई देने लगती है। इसलिए इस पूरे गेम चेंज का डेवलपमेंट का की था सड़क जो बन चुकी है, और अब होना है इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसमें व्यवसाय भी पहुंचेंगे, सरकार भी पहुंचेगी, और काम बहुत तेजी से होगा। ठीक और मैं है, समझता हूँ मनीष जी, इसीलिए 2 साल में रीऑर्गेनाइजेशन भी होगा। जी बिल्कुल ठीक है। संतोष जी, इन्हीं बातों को आगे बढ़ाऊं तो कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए आप सब एक्सपर्ट हैं, लेकिन सब लोगों के पॉइंट, सब लोगों के सुझाव ये बताते हैं कि वाकई आने वाला समय बिहार के लिए कैसा होगा। देखिए राखी जी, फिर से मेरा अपना जहां तक मेरा अभी ये है कि नीतीश कुमार जी ने जो किया है तो किया है। ये इंडस्ट्रियल पार्क लगाना या लॉजिस्टिक लाना, ये तो अगर परिवहन को बढ़ावा दिया जाए, हालांकि नीतीश कुमार ने ये किया है। हर ग्रामीण स्तर पे लोगों को बस उपलब्ध कराया गया, जो लोग चाहे उनको छोटी छोटी गाड़ियां उपलब्ध कराई गई कि आप लोग अपने गांव से मेन शहर तक लोगों को लाए। ये नीतीश कुमार ने किया है परिवहन के क्षेत्र में। लेकिन इसको अगर बढ़ाया जाए, जहां तक मैं नीतीश कुमार जी ने नौकरी देंगे या रोजगार देंगे वाली बात नहीं है। 1 करोड़ लोगों को रोजगार अगर देंगे तो रोजगार देने का तरीका यही हो सकता है। सरकारी नौकरी तो वो दे नहीं सकते हैं, तो बाहर से निवेश लाएं, और उस निवेश को ला करके अगर यहाँ कुछ फैक्ट्रियां लगे, कुछ जो पुरानी फैक्ट्रियां हैं, चीनी मिल, जो चंपारण की चीनी मिल है, उन सबको अगर शुरू किया जाए, अगर उसको शुरुआत कर दिया जाए, तो जहां तक है कि कम से कम 50,000 लोगों को तो नौकरी मिल जाएगी। पहले साल में ही मिल जाएगी, पहले साल क्या 1-2 महीना में मिल जाएगी, अगर नीतीश कुमार ये कर देते हैं तो। और 10,000 वाला भी जो मामला है, 10,000 वाला नीतीश कुमार जी ने सिर्फ महिलाओं को दिया है, ये कहते हुए दिया है कि वो छोटा रोजगार करें। छोटा रोजगार मतलब बकरी पालन करें, मुर्गी पालन करें, सिलाई मशीन खरीदें, कपड़े सिलाई करें, ये इसके लिए दिया है। और अगर इसमें वो अच्छा कर लेती हैं तो शब्दों का हेरफेर तो है ही। इस 1.5 करोड़ के 1.5 करोड़ को 2 लाख नहीं देना है। जो अपने रोजगार को बढ़ा लेंगी उनको 2 लाख रुपए का सहायता राशि दिया जाए। जी राखी जी। बिल्कुल। इंदुकाल जी, एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी भी सर। देखिए आपके यहाँ जो चर्चा हुई, बहुत अच्छी चर्चा हुई, और उसमें मैं देख रहा था कि दोनों हमारे साथियों ने, विशेषकर मनीष जी ने जो बातें कही, जिस तरह की इंडस्ट्रियलाइजेशन और औद्योगिक पार्क की बात की उन्होंने, ये सारी चीजें सिर्फ कहानियां और किस्से नहीं हैं। ऑन द अदर हैंड महागठबंधन, पहले आपने देखा कि उनकी सारी कहानियां और किस्से थे। जनता ने इसको पहचान लिया समय रहते, और इसीलिए उनको पूरी तरह से खारिज किया। अब नीतीश कुमार का 20 साल का विश्वास और उनका कमिटमेंट, और उनके साथ डबल इंजन की सरकार मोदी जी का कमिटमेंट, इसमें से कुछ भी चीजें उन्होंने शुरू कर दी पॉजिटिव,
फर्स्ट 100 डेज का हमेशा मोदी गवर्नमेंट और एनडीए एक टारगेट रखती है। 100 दिनों में उन्होंने एमओयूज किए और काम शुरू हो गए, तो आप देखेंगे कि पूरे बिहार में फिजा बदलनी शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल ठीक है। चलिए, खैर चुनौतियां तो हैं और जितनी बातें आई हैं ये सुझाव के माध्यम से बिल्कुल पहुंचनी भी चाहिए और अब धीरे धीरे चीज़ें और स्पष्ट होती जाएंगी। देखिए कल से ही, क्योंकि आज तो शपथ हो गई है और मंत्रिमंडल में जिस तरीके से सभी लोगों को जिम्मेदारियां दी गई हैं, उनका आपसी संतुलन, आपसी तालमेल और क्या क्या चीज़ें निकलेंगी ये भी अभी देखना बाकी है। फिलहाल समय हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो नीतीश की शपथ और अग्निपथ बिल्कुल किसी अग्निपथ से कम नहीं होगा। जो बड़े वादे हैं जिन पर असल में खरा उतरना है वो किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि उसका एक पूरा रोड मैप होगा। आप उस पर कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे उसको फुलफिल करेंगे, इन सारी चीज़ों के लिए ये आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। और क्योंकि पूरा दारोमदार नीतीश कुमार के ऊपर ही होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री एक बार फिर से चुने गए हैं और जनता ने सिर्फ उनके नाम को और उनको सामने रखकर भरपूर आशीर्वाद उनको दिया है। तो देखिए अब नीतीश कुमार बिहार को और कितना आगे बढ़ाते हैं। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज़ के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।